आजकल विमेन में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और वो समझ नहीं पाते कि उनको ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं और उसको बहुत लाइटली लेकर उसको टेकन फॉर ग्रांटेड समझ लेती हैं कि ये उनको हो रही हैं तो कोई बात नहीं। बट ये दीज प्रॉब्लम्स माइट बी threatening problems and maybe the reason for diseases. So here I am, Dr. Kanchan Malik, obstetrician and gynecologist at Meerut, and today I will be telling you about endometriosis. एंडोमेट्रियोसिस क्या है, एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसको डायग्नोज कैसे करें और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आज एंडोमेट्रियोसिस के इन्हीं पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले एंडोमेट्रियोसिस क्या है, इसके लिए आपको थोड़ी सी यूट्रस की और मेंस्ट्रुअल साइकिल की फिजियोलॉजी समझनी पड़ेगी। यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, एक बाहरी लेयर और एक मिडिल लेयर और एक इनर लेयर। इनर लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं और पीरियड्स में यही राइप होकर शेड ऑफ होती है। हर मंथ ये एंडोमेट्रियम जब राइप हो जाती है तो वजाइना से शेड हो जाती है और पीरियड्स के रूप में बाहर आ जाती है। 4-5 डेज़ में ये पूरी तरह से शेड ऑफ हो जाती है। फिर नेक्स्ट साइकिल में 28 to 30 डेज़ में ये नई बनती है और फिर राइप होती है और फिर शेड ऑफ हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये ख़त्म हो जाती है, पीरियड्स नहीं होते हैं, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये साइकिल चलता रहता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते रहते हैं। पर कभी कभी ये एंडोमेट्रियम खाली यूट्राइन कैविटी में ना रह के यूट्रस के बाहर भी ग्रो करने लगती है, जैसे यूट्रस की बाहर वाली लाइनिंग पर, फेलोपियन ट्यूब में, ओवरी में, इंटेस्टाइन्स में, यूट्रस के पीछे, और एक पूरा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बना लेती हैं और एक बिल्कुल एडिशंस का रूप ले लेती हैं, जिसको कि एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है? एंड फेलोपियन ट्यूब से मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो आपके एब्डोमिनल कैविटी में जाता है, जो कि सब में जाता है। बट आपकी बॉडी में इस तरीके की सेल्स होती हैं जो कि ब्लड को डिस्ट्रॉय करती रहती हैं और ब्लड कलेक्ट नहीं होता। जिनमें इस तरीके की सेल्स की डेफिशिएंसी होती है, ये एक थ्योरी है, एग्जैक्ट अभी तक किसी को पता नहीं है कि मेन कॉज एंडोमेट्रियोसिस का क्या है। तो जिनमें इस तरीके के किलर सेल्स कम होती हैं उनमें ये एंडोमेट्रियोटिक सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी हो के एक सिस्ट का रूप ले लेती हैं, जिन्हें कि चॉकलेट सिस्ट कहते हैं या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट भी कहते हैं। इन्हें चॉकलेट सिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक ओल्ड ब्लड इकट्ठा होता रहता है और एक चॉकलेट ओल्ड ब्लड का रूप ले लेता है और इन्हें चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। आपके जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है उसके लिए तो एस्केप है और वेजाइना से ब्लड बाहर आ जाता है, पर जो ब्लड एब्डोमिनल कैविटी में आया उसके लिए कोई एस्केप नहीं है और ब्लीड वो भी करती हैं एंडोमेट्रियम, जो एक्टोपिक एंडोमेट्रियम है। तो वो जब ब्लीड करती है तो वो बहुत ज़्यादा पेन करती है, जिसे डिस्मेनोरिया कहते हैं, और पेन इतना सिवियर होता है कि आपसे वो बर्दाश्त नहीं होता। जितने दिन तक पीरियड्स रहते हैं उतने दिन तक ही इतने सिवियर पेन होता रहता है। तो एंडोमेट्रियोसिस का सबसे बड़ा एक जो लक्षण है वो सिवियर पेन है। इसकी वजह जो है वो जेनेटिक भी मानी जाती है, क्योंकि अधिकतर सिस्टर्स में या मदर में इस तरीके की डिसीज़ बहुत कॉमन होती है। कि अगर सिस्टर में है तो सिबलिंग सिस्टर में भी इसके चांसेस होने के बहुत ज़्यादा होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण क्या हैं? एंडोमेट्रियोसिस, जैसे मैंने बताया, इसका सबसे बड़ा लक्षण पेन ड्यूरिंग पीरियड्स है और पेन बहुत ही ज़्यादा सिवियर होता है। तो अगर बच्चों में, स्कूल गोइंग गर्ल्स में इतना सिवियर पेन होता है कि वो स्कूल जाने में असमर्थ हैं, दे आर अनेबल टू डू देयर नॉर्मल एक्टिविटीज़, तो डोंट टेक इट लाइटली। आप ये ना समझें कि पेन मुझे भी होता था और सबको इस तरीके का डिस्मेनोरिया होता है। ये
इस तरीके के पेन जो है वो आपको बिल्कुल सीरियसली लेना है कि ये सिंपल यूट्राइन क्रैम्पिंग नहीं है, ये एंडोमेट्रियोसिस को संकेत कर सकता है। कभी कभी पीरियड्स में आपको पू करने में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है और ये भी एक डिस्मेनोरिया के साथ साथ एंडोमेट्रियोसिस को संकेत करता है। इसी तरीके से पेनफुल कोइटस में भी एंडोमेट्रियोसिस का एक लक्षण है और सबसे बड़ा जो लक्षण है वो है इनफर्टिलिटी। एंडोमेट्रियोसिस में इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन होती है, तो जिन पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी है उनमें एंडोमेट्रियोसिस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब एंडोमेट्रियोसिस को आप डायग्नोज कैसे करेंगे? एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोज करने में बहुत साल लग जाते हैं, 7 to 10 years, क्योंकि पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाता और वो अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत लाइटली लेता है कि उसको ये एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे हैं और ये सबको होते हैं। तो धीरे धीरे आपका जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो आउटसाइड द यूट्रस एक्यूमुलेट होता रहता है और आप सिस्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है एंड इट टेक्स मैनी ईयर्स टू डायग्नोज द एंडोमेट्रियोसिस। और दूसरी एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोज करने के लिए अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड से आप चॉकलेट सिस्ट का पता लगा सकते हैं। MRI से भी एंडोमेट्रियोसिस का पता चल जाता है और MRI एक बहुत ही गोल्ड स्टैंडर्ड है इसको पता करने के लिए एंडोमेट्रियोसिस को। जिन पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी होती है उनमें लेप्रोस्कोपी भी एक बहुत बड़ा टूल है एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोज करने का और साइमल्टेनियसली ट्रीट करने का। तो ये सब तो डायग्नोसिस करने के मेथड्स हैं कि आप एंडोमेट्रियोसिस कैसे डायग्नोज करें, पर कभी कभी सिर्फ सिम्टम्स के द्वारा आपको पता चलता है कि पेशेंट एंडोमेट्रियोसिस से सफ़र कर रहा है। Then comes the treatment part. Then how to treat endometriosis? It is very sad part that endometriosis cannot be cured completely. It might come again and again. इसका recurrence rate बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप हर महीने menstruate करते ही हैं और हर महीने ब्लड पीछे जाएगा ही जो कि accumulate होएगा। तो या तो मेनोपॉज में ये ख़त्म होती है या आपको जब प्रेगनेंसी होती है तब ये ख़त्म हो जाती है। पर प्रेगनेंसी में भी जब तक आप प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेट कर रहे हैं तब तक ही ये सबसाइड रहती है। जैसे ही आप रीस्टार्ट अपने मेंस्ट्रुएशन को करते हैं तो ये फिर से रिवाइव होने के चांसेस रहते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस ऑलमोस्ट अ नेवर एंडिंग डिजीज़ है जो कि बार बार आती ही रहती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर हम गर्ल्स को देखें तो गर्ल्स में जो ट्रीटमेंट है वो या तो पेन किलर्स हैं, एनसेड्स या कोई भी मेफेनेमिक एसिड या पैरासीटामोल, जिससे भी आपको आराम मिले वो दे सकते हैं। अगर ये भी आराम ना करें तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करने का, क्योंकि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिन कर देती हैं। अगर एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिन हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो कम हो जाता है और बैक फ्लो भी मेंस्ट्रुअल फ्लो ब्लड का कम हो जाता है और जितने एंडोमेट्रियल डिपॉजिट्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन इन स्पेशली इन अनमैरिड गर्ल्स टू ट्रीट एंडोमेट्रियोसिस। और जिन लोगों ने अपनी फैमिली कंप्लीट कर ली हुई है उनके लिए भी बर्थ पिल्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करने के लिए। एक हार्मोन होता है जिसे प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, उससे भी यूट्रस की लाइनिंग बहुत थिन हो जाती है और आप एंडोमेट्रियोसिस काफ़ी हद तक कम हो जाती है। प्रोजेस्टेरॉन की मेडिसिन्स भी आती हैं और आजकल प्रोजेस्टेरॉन की डिवाइस आ गई हैं जिसे LNG बोलते हैं, मिरेना के नाम से ये उपलब्ध है। इसको भी आपको टी की तरह यूट्रस के अंदर लगा देते हैं तो धीरे धीरे एक स्लो मेथड से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होता रहता है और ये 7 years तक लग जाती है डिवाइस और 7 years तक पीरियड्स आपके ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं और एंडोमेट्रियोसिस भी उसी हिसाब से ग्रेजुअली कम हो जाती है। जिन पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी है उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट लैप्रोस्कोपी है, जिनमें कि सिस्ट्स को रिमूव कर दिया जाता है
और जब सिस्ट रिमूव हो जाती हैं, ओवरीज क्लियर हो जाती हैं, तो ओव्यूलेशन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं और पेशेंट्स को कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी है तो बेस्ट ट्रीटमेंट लेप्रोस्कोपी है और पूरे एडिशंस को रिमूव करना, जितने भी एंडोमेट्रियल डिपॉजिट्स हैं उनको फल्गरेट करना, अगर ओवरीज में सिस्ट है तो उनको रिमूव करना एक ट्रीटमेंट है। अक्सर पेशेंट्स ये पूछते हैं क्या एंडोमेट्रियोसिस कैंसरस है। एंडोमेट्रियोसिस कैंसरस नहीं है, क्योंकि ये आपके ही बॉडी के लाइनिंग है जो कि यूट्रस से बाहर ग्रो कर रही है, जबकि कुछ मार्कर्स होते हैं जो कि ओवेरियन कैंसर में इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसे CA-125 कहते हैं, जो कि एंडोमेट्रियोसिस में भी बढ़ जाता है। तो आप CA-125 से इंक्रीज़ होने से कंफ्यूज ना हो कि ये कैंसर है। एंडोमेट्रियोसिस कैंसर में नहीं कन्वर्ट होता है और ना ही ये कैंसरस है। तो आप एंडोमेट्रियोसिस को, अगर आपके कोई भी इस तरीके के सिम्टम्स हैं जो कि सीवियर डिस्मेनोरिया या सीवियर पेन ड्यूरिंग पू या सीवियर पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, then don't take them lightly. Go to your doctor, consult your doctor and manage the symptoms accordingly. Investigate yourself and early treatment is the key to endometriosis. Thank you very much.